Hello students, welcome back to my channel. Today I will continue one more chapter, that is nuclear physics or radioactivity. Okay, so my teaching process will be purely exam point of view. Many things I may skip, but those are important for the exam. I will definitely cover those portions. So first, what do you mean by radioactivity? कुछ एलिमेंट होते हैं वो स्पॉन्टानियसली कुछ एमिट करते हैं हार्मफुल रेडिएशन, ये प्रोसेस को रेडियो एक्टिव कहा जाता है। तो अब ये चीज़ हम जानते हैं, तो अभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी? ओके, द स्पॉन्टानियस एमिशन of alpha, beta and gamma radiations. Actually alpha rays and alpha particle, beta particle and gamma radiation. अल्फा बीटा पार्टिकल होते हैं और गामा होता है रेडिएशन, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी आता है अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, बट अल्फा बीटा पार्टिकल होता है, गामा रेडिएशन होता है। ओके, क्योंकि इनका मास होता है, वो मैटर होते हैं अल्फा बीटा, लेकिन गामा रेडिएशन होता है लाइक लाइट और एनर्जी। ओके, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन फ्रॉम द by the decay of the nucleus of a unstable atom is called radioactivity, and the substances those who emit the radioactive radiations are known as radioactive substances like polonium, radium, थोरियम, एक्टिनियम, ये सब होते हैं। ओके, तो इससे इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। व्हाट आर आइसोटोप? द एटम ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप। लाइक हम हाइड्रोजन का 3 जानते हैं, H11, H12, H13, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ओके, तो अब अभी हम सबसे बेहतर चीज़ कार्बन के बारे में मैं कहूँगा, C612, C614, C614 रेडियो एक्टिव होता है। C12 वाला वो हम लोग का बॉडी का मेन पार्ट होता है, इसके ऊपर आधार पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ओके, तो ये होने पर ये जो अल्फा बीटा गामा 3 रे एमिट होगा, सब एलिमेंट में नहीं, ये कुछ एलिमेंट। नॉर्मली एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड द एलिमेंट होज एटॉमिक नंबर इज मोर देन 82। लीड का एटॉमिक नंबर होता है Pb82। 82 से जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, द आइसोटोप ऑफ सच एलिमेंट्स आर जनरली अनस्टेबल। वो अनस्टेबल होने के कारण वहाँ से कुछ रे या रेडिएशन बाहर निकलता। कब तक निकलेगा? जब तक ये वो ठंडा न पड़ जाए, मतलब जब तक वो स्टेबल न हो जाए। ओके, तब ऐसे वो अल्फा बीटा गामा 3 रेडिएशन निकलेगा। जब वो स्टेबल हो जाएगा तब बंद होगा। हो सकता ये बिल्कुल नहीं निकलेगा, हो सकता है इसका 1 एटम से कोई निकलेगा या 5 एटम से, या कभी कभी होता है साल भर भी कुछ वहाँ से नहीं निकलता। तब ये स्पॉन्टेनियस, कभी हम बता नहीं सकते कब निकलने वाला है, हम बता नहीं सकते। साल भर भी नहीं निकलता, कभी कभी रोज निकलता, कभी एकाध एटम से निकलता, कभी सारे एटम से भी निकलता। तब ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, इसका ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके, तब ये जो होता है अल्फा बीटा गामा 3 चीज होते हैं, तब इसके लिए एक फिगर होता है। इसको एक, हाँ मैंने कहा जो लीड से जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका 82 हैवी एलिमेंट, ये सब का आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ओके, ऐसे 82 से जो कम जिसका एटॉमिक नंबर, साइंटिफिकली कुछ रेडियो आइसोटोप आर्टिफिशियल भी हम बना सकते, जैसे हम हो C14, मैंने कहा कोबाल्ट 60, ये सब का एटॉमिक नंबर कम है, ये सब रेडियो आइसोटोप्स। ओके, कुछ एलिमेंट होते हैं एटॉमिक नंबर कम होने पर भी अनस्टेबल होते हैं।
तब ये रेडियो आइसोटोप का बहुत भी यूज होता है, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। लेकिन पहले ये फिगर का ऊपर ध्यान दो। ये जो अल्फा बीटा गामा ऐसे फिगर आएगा, 2015 में शायद ये क्वेश्चन आया था। इसको एक लीड बक्सा का अंदर एक कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया, तब यहाँ पे तो स्मॉल होल एक होता है, तब 3 रेडिएशन निकलता, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, गामा रेडिएशन अल्फा बीटा पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट होकर चला जाते। बीटा ज़्यादा बैंड होता, क्योंकि बीटा आर नथिंग, बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम, अल्फा पार्टिकल्स आर डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम। इसको रदरफोर्ड क्या किए थे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल का ऊपर स्कैटर किए थे। ये हाईली एनर्जेटिक होता है। क्वेश्चन कभी कभी आता है अल्फा पार्टिकल, तब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तब इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लिए तब ये हो जाएगा 8 2+। हम जानते हैं आयन जो चीज़ भी, आयन हमेशा अनस्टेबल रहता, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मतलब ये पूरा अनस्टेबल रहता, तब ये डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम। ये कभी कभी आएगा व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज एडेड 1 इलेक्ट्रॉन। जब हम अल्फा पार्टिकल तो पहले था व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल इज ये डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम मीन्स He2+। इसको अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें तब ये हो जाएगा He+1 खाली प्लस, ओके। तब सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम। अगर एक अल्फा पार्टिकल को 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तब इट विल बिकम ए स्टेबल हीलियम एटम, ओके। पूरा समझ में आ गया। He2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, He हो गया, स्टेबल हीलियम एटम हो गया। तब ये अल्फा हो गया। देन बीटा पार्टिकल, मैंने कहा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये बीटा थोड़ा ज़्यादा बैंड होगा। बीटा नेगेटिव होने के कारण वो पॉजिटिव टर्मिनल तक बैंड होता, अल्फा नेगेटिव टू बैंड होता, अल्फा कम बैंड होता, बीटा ज़्यादा बैंड होता, क्योंकि बीटा का होता है मास नेग्लिजिबल मास, तब इसलिए वो ज़्यादा बैंड होता है। कंप्लीट। देन प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा, ये अल्फा बीटा गामा, ये तीनों का बीच में थोड़ा सा रिलेशन, सब चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं थोड़ा बताता हूँ। ये अल्फा बीटा कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पहले अल्फा निकलेगा, इसके बाद गामा निकलेगा, या पहले बीटा निकलेगा इसके बाद गामा निकलेगा। गामा न्यूट्रल होता है, लेकिन अल्फा बीटा दोनों एट ए टाइम निकल नहीं सकते, बिकॉज बोथ आर ऑपोजिट इन नेचर, ओके। तब अल्फा निकला, इसके बाद वो स्टेबल, फिर भी वो स्टेबल नहीं रहा, फिर इसके बाद गामा निकलने के बाद गामा निकलते रहेगा जब तक वो स्टेबल नहीं हो, स्टेबल होने पर बंद हो जाएगा, या बीटा निकलने के बाद स्टेबल होने पर बंद हो जाएगा, ओके। तब आइदर अल्फा गामा और बीटा गामा, ओके। ये अल्फा और बीटा ये दोनों एक न्यूक्लियस में क्यों होते हैं? न्यूक्लियस कोई भी कारण से जब अनस्टेबल हो जाता, मीन्स इसी में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनका बीच में तफात थोड़ा ज़्यादा हो जाता। जनरली कोई आइसोटोप, कोई एलिमेंट का इनका न्यूट्रॉन संख्या थोड़ा ज़्यादा रहता प्रोटॉन से, तब होने पर आइदर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन को चेंज हो जाता। जब न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन को चेंज हो जाता, इसका न्यूक्लियस का अंदर इसको जो असंतुल माने संतुलित नहीं रहता इसका न्यूक्लियस, तब कुछ रेडिएशन निकलता। संतुलित नहीं रहने पर जो रेडिएशन निकलता वो अल्फा। सपोज न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन को चेंज हो गया लेकिन आउटसाइड को एक इलेक्ट्रॉन एमिट किया, दैट इज बीटा। अल्फा में कुछ निकलता नहीं, माने कुछ खाली चेंज होता लेकिन और रेडिएशन निकलता। बीटा में चेंज तो होता और आउटसाइड को एक इलेक्ट्रॉन चेंज माने बाहर आ जाता। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता उससे बीटा पार्टिकल कहा जाता। अल्फा में कुछ बाहर नहीं आता, बीटा में बाहर आता, उससे बीटा पार्टिकल कहा जाता। बीटा पार्टिकल को हम लिख सकते E-, ओके, या सिंपली बीटा भी लिख सकते। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता ये आउटर साइड इलेक्ट्रॉन को या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करता, ओके। कभी कभी क्वेश्चन आता ड्यूरिंग माने हाउ ड्यूरिंग बीटा एमिशन द
orbital in beta emission does not affect the orbital electrons because it is a nuclear phenomena. But however, oxidation and chemical bonding are the orbital phenomena. So, due to oxidation, radiation, chemical bonding takes place. So that is separate thing. But nuclear radiation or emission of beta particle is a न्यूक्लियर फेनोमेना. वहाँ से जो जन्म लेता जो इलेक्ट्रॉन वो तो आता है बाहर, लेकिन कोई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को वो डिस्टर्ब नहीं करता. इसीलिए नहीं करता क्योंकि आउट जो रास्ते में वो आएगा वो रास्ते भर इलेक्ट्रॉन रहते सेम नेचर, तब इसको रिपल्स करते. भाई जाओ, मैं भी तुम्हारे नेचर का हूँ, तब ये रिपल्स होकर बाहर आ जाता. समझ गए? तब इसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूँ ये अल्फा बीटा गामा ये तीनों का जनरल इक्वेशन तुम लोग अच्छी तरह जानते हो. सपोज कोई एलिमेंट, एक मिनट थोड़ा भी मैं रिकॉल कर देता हूँ. कोई एलिमेंट एक्स ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर. देखो बड़ी बड़ी होशियारी छोटी छोटी बातों में. ये 2 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा. तुम लोग बहुत क्या होता है होइंसकाल हो जाते हो एग्जाम में. ये हम लोग का एक्सपीरियंस बच्चों, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का न्यूमेरिकल को बहुत हल्का सोचते हैं लेकिन एग्जाम में गलत कर देते. इसका मतलब होता है क्योंकि ज़्यादा हल्का सोचने पर गलती होने का चांस ज़्यादा है. तब ये होता है एक अल्फा पार्टिकल. कभी कभी ऐसे लिखा जाता, तुम इसको माइनस मत सोचना, बस खाली अल्फा लिखा जाता. तब ये हो गया, इसको जन्म लिया एक न्यू पार्टिकल, ये हो गया Z-2, ये -4 प्लस अल्फा पार्टिकल हो गया He24 प्लस एनर्जी. इसके बारे में छोड़ो. ओके, ये देख देना Z-2 2 Z हो गया A-4 4 A. ओके, ये जो अल्फा पार्टिकल हुआ. बीटा पार्टिकल में सपोज जेड ए, ऐसे एक बीटा पार्टिकल में x1 हुआ, तब ये हो गया Z+1. ये कुछ चेंज नहीं हुआ. यहाँ पे बीटा पार्टिकल कभी कभी -1 0 लिखा जाता और बीटा पार्टिकल ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिखा जाता, प्लस एनर्जी भी लिख सकते. गामा पार्टिकल में जेड ए गामा ऐसे. गामा अगर तुम नहीं लिख पाएंगे गामा लिख देना, क्योंकि बच्चों इसको भी लिखने इनका ढंग से नहीं लिख पाते, इधर उधर आते ऐसे कैसे लिखते हैं. तब ये गामा, अल्फा बीटा गामा. ओके, ये हो गया x1. तब ये वही रहेगा. इसका काम क्या होता है, वो तो न्यूट्रल होते हैं. तो तब ये होता है इसके बाद एनर्जी, एक अल्फा बीटा गामा. तब ये इक्वेशन 3 हो गया. ये भी एग्जाम में आता है. तब अल्फा पार्टिकल जब एक एमिट होता तो पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट का पोजीशन 2 घर पीछे आ जाता. बीटा पार्टिकल में 1 प्लेस आगे चला जाता. इसका ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए. ओके, देन नेक्स्ट थिंग होता है जैसे ये अल्फा बीटा गामा वो तीनों का प्रॉपर्टी के बारे में. इसका ऊपर इजी न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस होने पर 2 मार्क मिल जाएगा. ओके, इसके बाद मैं बताता हूँ तुम लोग को इनका प्रॉपर्टी देखो. फर्स्ट देखेंगे बायोलॉजिकल डैमेज, अल्फा बीटा गामा. तब अल्फा लेस डैमेज, बीटा मोर बायोलॉजिकल डैमेज, गामा इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज. ओके, देन इसके बाद हम देखेंगे पेनिट्रेटिंग पावर. सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा. ये भी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, मतलब इसका पेनिट्रेटिंग पावर इतना कम होता है. इट कैन ओनली मूव 3 to 8 सेंटीमीटर इन एयर. द radioactive radiation which move only 3 to 8 centimeter in air, which can penetrate only 3 to 8 centimeter in air, that is alpha. समझे? तब इसके बाद लार्ज रहता अल्फा से ज़्यादा रहता बीटा का अप टू ए फ्यू मीटर्स इन एयर. ये सेंटीमीटर, ये मीटर. देन गामा वेरी लार्ज अप टू ए फ्यू 100 मीटर इन एयर. अल्फा बीटा गामा आएगा अरेंज
in accordance with the increasing order of its penetrating power। तुम ऐसे लिखो, ये भी बच्चों जहाँ पे मैं मामूली चीज़ हमेशा बताना पसंद करता हूँ, बच्चों नॉर्मली एग्जाम में जिसमें फंसते हैं, तब ये बच्चों का दिमाग में आएगा, ऐसे लिखेंगे क्या अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा, भाई इतना टेंशन क्यों ले, कॉमा दे के लिख दो। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर, फर्स्ट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर गामा कॉमा। तब एग्जामिनर को समझ जाना चाहिए। तुम ऐसे बहादुरी दिखा के ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन लिखते लिखते पूरा गड़बड़ हो जाएगा भाई। अच्छा नहीं हो। देन आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है अल्फा का। ओके, अल्फा का 1000 टाइम देन गामा, 10,000 टाइम देन गामा, बीटा का 100 टाइम देन गामा, गामा का सबसे कम। ये भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजिंग पावर। ओके, इसके बाद ये चीज़ और बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन स्पीड, सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है, गामा रेडिएशन का। गामा रेडिएशन मोस्ट स्पीड ऑफ गामा रेडिएशन इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, दैट इज 3 और 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लेकिन थोड़ा सा कम बीटा का, 3 नहीं 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या होता है, अल्फा का कम है, पूरा कम। ओके, ये हो गया। तो अब अल्फा बीटा गामा का बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद हम देखेंगे रेडियो आइसोटॉप्स। मैंने कहा ये भी आर्टिफिशियल बना जाता, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से कम आर्टिफिशियल बना जाता। नेचुरल भी कुछ होता है, लाइक C14 वगैरह। ओके, ये नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, लाइक कोबाल्ट 60, मैंने कहा C14, ये सब रेडियो आइसोटोप। तो इनका यूज आएगा, एकाध यूज तो पक्का आएगा, तुम यही कर देना। अच्छा, ये 2000 द ट्रेसेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड to detect the suspected brain tumors, blood clot before they become dangerous। ये हो गया। अच्छा, कोबाल्ट 60 is used to kill the cells in the malignant tumor of the patient। कोबाल्ट 60 ट्यूमर का जो होते हैं सेल, जो डेंजरस सेल को मारने के लिए। तो अब ये भी होता है, कई सारे होते हैं। The penetrating power of beta radiation emitted from radioisotopes are used to control the thickness of paper, plastic and metal sheets during their manufacture। ये सब चीज़ रेडियो आइसोटोप के बारे में जानकारी कोई भी तुम स्टैंडर्ड बुक जैसे आर्यभट्ट वगैरह बुक में छोटा छोटा पॉइंट है, कम से कम 2-3 पॉइंट याद रखना। ओके, तब इसके बाद ये न्यूक्लियर वेस्ट, ये भले बहुत हल्का चीज़ वो आएगा। न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, तब न्यूक्लियर वेस्ट का मतलब है द नेम इंडिकेट द वेस्ट which are produced after nuclear decay are called nuclear waste, or the waste which are produced from the nuclear power plant after nuclear fission are called nuclear waste। ओके, अच्छा, तो अब इसके बाद हम लिखेंगे the harmful biological effect of nuclear radiations are short-term recoverable effect like diarrhea, loss of hair, nausea, ये सब को रिकवर हो सकता। लॉन्ग टर्म इरिकवरेबल इफेक्ट लाइक ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। ओके, ये लॉन्ग टर्म। ओके, देन जेनेटिक इफेक्ट, ये भी जेनेटिक इफेक्ट। आज तक हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था, न्यूक्लियर वेपन बम्बार्डमेंट हुआ था 1945 को, आई थिंक December 6 एंड December 9। देन आफ्टर सॉरी दिसंबर बोल दिया गलती में, अगस्त 6-9 को। तब आज तक घाव का छाप भी नहीं गया, तब आज भी जापान तड़प रहा है। ओके, भले जापान बहुत एडवांस हो गया पृथ्वी में, लेकिन जापान जर्मनी भले एडवांस हुए मेहनत करके, लेकिन तब
ये जापान का वो दाग आज तक मैंने अभी भी जीवित रखा है। ओके, तब क्योंकि बहुत सारे लोग जेनेटिक डिफेक्ट में अभी भी अफेक्टेड होते हैं। अच्छा, एनीवे, अच्छा, सेफ्टी प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग रेडियोएक्टिव एनर्जी एलिमेंट और व्हाइल यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट। सो ये होता है, द पीपुल वर्किंग इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट शुड पुट ऑन स्पेशल लीड लाइन एप्रॉन एंड लीड ग्लोव्स। भले ये इजी बहुत इम्पोर्टेंट। दे शुड हैंडल द रेडियोएक्टिव मटेरियल विथ लॉन्ग लीड टंग्स, TONGS। ओके, ये सब चीज़ याद रखना। द न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी buried deep inside the earth with thick lead caskets। ओके, माने लेड कास्केट का अंदर, इसका बॉक्स का अंदर कम से कम मिट्टी का नीचे 70 मीटर नीचे ये सबको ब्यूरेट करना चाहिए। ओके, ये हो गया। तब इसके बाद बैकग्राउंड रेडिएशन, ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, कुछ रेडिएशन होता है तो वी आर ऑलवेज माने एक्सपोज्ड, बट इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट इन योर बॉडी। जैसे ये सब होता है, हम कहेंगे वाटर बैकग्राउंड रेडिएशन। द बैकग्राउंड रेडिएशन आर द रेडियोएक्टिव रेडिएशंस to which we all are exposed even in the absence of a visible radioactive spectrum। ये दो टाइप का, एक इंटरनल सोर्स है, एक एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स हमारे बॉडी का अंदर K14 C14। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, कॉस्मिक रेज, रेडियन 222। ओके, ये सब एक्सटर्नल सोर्स। ओके, ये हो गया। तब इसी में ये तो न्यूमेरिकल आएगा, एक आता है, इसको थोड़ा सा मैं ये न्यूमेरिकल कर देता हूँ। यूरानियम 92 और 238, ये जब डिके होगा ये देता है लेड 82206। ओके, ये कहा मैंने बोथ अल्फा एंड बीटा डिके हुआ। एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आएगा, तुम कहेंगे सर अल्फा बीटा तो साथ कभी डिके नहीं होते, तो कैसे क्या न करा। ओके, तब ये अगर ये अल्फा बीटा दोनों मैंने डिके हुआ, एक्चुअली अल्फा के बाद वो थोड़ा अनस्टेबल होकर रहा, फिर बहुत टाइम के बाद फिर बीटा हुआ, इसके बाद पूरा स्टेबल नहीं, साइमल्टेनियसली वो नहीं हो सकते। एनी हाउ, सो लेट इसको, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 8 आएगा, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल 6 आएगा। लेट नंबर ऑफ अल्फा particles emitted equal to x। ओके, तो कंसीडरिंग मास नंबर, तब अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, मास नंबर कितना होता है, एक अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 4 कम होता, इम्प्लाइज 238 माइनस 1 में 4, x में कितना है 4x इक्वल टू 206। ओके, तो 4x इक्वल टू 238 माइनस 206 इक्वल टू 2 3 32, x इक्वल टू 8, x 8 आया, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 8 आया। ओके, लेट नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इफ यू आर लकी यू मे गेट दिस क्वेश्चन। वाई ड्यूरिंग बीटा पार्टिकल एमिशन, पहले जो अल्फा हुआ था, अल्फा में क्या हुआ था, बीटा में कभी मास नंबर का ऊपर कुछ नहीं है, खाली एटॉमिक नंबर। पहला जो अल्फा था हम लिखेंगे 92, पहला अल्फा में क्या होता है, 1 में 2 कम होता, यहाँ पे लिखना कंसीडरिंग एटॉमिक नंबर्स। तो ऊपर में क्या होता है, 1 अल्फा में 2, 8 अल्फा में 16,
8 इंटू 2, समझे। तो अल्फा का हुआ, फिर बीटा का, बीटा हो वाई होता है, एक बीटा का एक बढ़ता है, वाई बीटा का वाई इंटू 1, समझे समझे। इक्वल टू क्या रहा ये 82, इम्प्लाइज 92 माइनस 16 प्लस वाई इक्वल टू 82, इम्प्लाइज 76 प्लस वाई इक्वल टू 82, इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 82 माइनस 76 6, आंसर 6 होता है, समझे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट। तो इसके बाद और भी थोड़ा पोर्शन है, तो बच्चों ज़्यादातर इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूशन और न्यूक्लियर फिशन। तो हम जानते हैं इसका डेफिनेशन तुम याद रख देते, जैसे न्यूक्लियर फिशन में एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अगर धक्का दिया एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस को, तब ये इट विल प्रोड्यूस pk इंटू 2 और मोर लाइट न्यूक्लियर। ओके, तो अब ये हो गया न्यूक्लियर फिशन। फ्यूजन में इसका उल्टा 2 और 2 लाइट न्यूक्लियर व्हेन माने बम्बार्ड ईच अदर दे देन फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाई एनर्जी निकलता है जो हम लोग यहाँ नहीं कर सकते। इनफैक्ट चाइना शायद न्यूक्लियर फ्यूजन की अपनी ये क्या होता है लैब का अंदर किया। तब ये सन में होता है, सन में होता है जब हीलियम का 2 न्यूक्लियस जोड़ के एक ना हाइड्रोजन का हीलियम को चेंज होता है। लेकिन न्यूक्लियर फिशन हम यहाँ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ऑफकोर्स ये सभी लोग इसको नहीं कर पाते, सारे देश न्यूक्लियर एनर्जी में एफिशिएंट नहीं रहते। जैसे लकीली इंडिया इज वन न्यूक्लियर सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। ओके, 1 मिनट। तब ये न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है? तब ये भी ध्यान देना, कभी कभी ऐसे चीज आ जाता, तब ये यूरानियम 92 235 प्लस N 0 यहाँ पे डैश, बेरियम 56 141 प्लस क्रिप्टॉन 36 डैश प्लस 3N10। तो अब ये केस में क्या करेंगे, पूरा आँख बंद करके LHS RHS को प्लस कर देना। ओके, तब इसमें तो ये तो नहीं हो पाएगा, यहाँ 1 होना चाहिए, नहीं तो कैसे सुविधा नहीं होता। ये 236 हुआ, तब यहाँ पे 236 होना चाहिए। तब यहाँ पे ये जितना रहेगा ये 92 के साथ क्या मिलाने पर समान होगा, LHS RHS समान होगा। ऐसे एक न्यूमेरिकल आ सकता। देन यूज ऑफ न्यूक्लियर फिशन जो होता है 2 प्रकार है, एक कंट्रोल्ड एक अनकंट्रोल्ड। ये जो चेन रिएक्शन मतलब 2 डॉटर न्यूक्लियस जन्म हुआ, फिर इसके ऊपर हम क्या किए, बम्बार्डमेंट किए न्यूट्रॉन, फिर 2 डॉटर न्यूक्लियस जन्म हुआ, हैवी एनर्जी डेवलप हुआ। ऐसे इसको चेन रिएक्शन कहा जाता। ओके, ये जो चेन रिएक्शन होता है ये कंट्रोल्ड रिएक्शन हो सकता है, अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है। कंट्रोल्ड रिएक्शन में तब इसको हम यूज करके माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप करते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड होता है जिसमें न्यूक्लियर बम भी बना। ओके, तब ये न्यूक्लियर बम डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए होता है, लेकिन फिशन से जो न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज करते हैं वो कंस्ट्रक्टिव पर्पज में यूज हो सकता है। देन न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का बीच में तफात भी आ सकता। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन ये दोनों का डेफिनेशन लिख दिए। ये दी न्यूक्लियर फिशन, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर, ये इम्पोर्टेंट। दिस रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन ओनली पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर।
प्रेशर टेम्परेचर दोनों ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन न्यूक्लियर फिशन, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, तब nuclear bomb is based on uncontrolled fission reaction, hydrogen bomb is based on the uncontrolled fusion reaction। ये नॉर्थ कोरिया, चाइना, दे हैव द कैपेसिटी टू मेक हाइड्रोजन बॉम्ब, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के उपाय से। तब इसके बाद क्या होता है, देन ये फिजनेबल सब्सटेंस इज रेडियो एक्टिव, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद जो सब्सटेंस निकलेगा रेडियो एक्टिव पावर प्लांट से व न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ये वेस्ट को हम कहाँ डिस्पोज करेंगे, ये माने बहुत खतरनाक होता है वो परिस्थिति। तब इसीलिए सो इट गिव्स आउट द हार्मफुल रेडिएशन एंड इट क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ इट्स वेस्ट। तब ये होता है पोल्यूशन। फ्यूजनेबल सब्सटेंस इज नॉट रेडियो एक्टिव, सो इट डज नॉट गिव आउट। इन खाली एक पॉइंट याद रखना, फिशनेबल सब्सटेंस इज रेडियो एक्टिव, फ्यूजनेबल सब्सटेंस इज नॉट रेडियो एक्टिव, सो इट क्रिएट लेस पोल्यूशन। ओके, तब ये हो गया। तब इसका ऊपर एक स्मॉल न्यूमेरिकल भी आ सकता, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सो रिलेशन E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, या ये होता है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके ऊपर छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जैसे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन मेगा वोल्ट, ये भी याद रखना, क्योंकि मेगा वोल्ट और जूल का बीच में रिलेशन अगर एग्जाम में पता नहीं होगा तब तो काम खत्म, पूरा न्यूमेरिकल गलत। ये हमारा नहीं है स्कूल एग्जाम, हाँ ये याद आज याद नहीं रखा कल रखेगा, इसको दे दो हमारा, ये तो वहाँ तक कि कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है ना भाई। ओके, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन मेगा वोल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ मास ऑफ 1 kg, डेल्टा एम इक्वल टू 1 kg। आँख बंद करके ये स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर नहीं दिया हुआ तब इसको याद रखना, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो ये जो आएगा 9 इंटू 10⁻16 जूल। तो इसके बाद मेगा वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट, ये पूरा रिलेशन याद रखना, इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। ये तो तुम लोग को याद रखना ही पड़ेगा। तो अब इसको यहाँ पे डालने पर आ जाएगा आंसर 5.625 इंटू 10⁻29 मेगा वोल्ट। ओके, इसी टाइप का एक स्मॉल न्यूमेरिकल मेरे ख्याल में आने का चांसेस भी है। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट। तो और इसमें कुछ नहीं है, अभी थोड़ा एक छोटा चैप्टर भी मैं देख देता हूँ, जैसे स्पेक्ट्रम चैप्टर। ये बहुत ईजी 5-10 मिनट का अंदर मैं इसको बता देता हूँ। स्पेक्ट्रम का हम लोग का सिलेबस में बहुत कम चीज़ होता है। जैसे फास्ट हम देखेंगे, तो स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले हम जानते हैं हमारा एक प्रिज्म का अंदर जो वाइट लाइट पास करता, एक रेक्टेंगुलर सरफेस में ब्लॉक में जो वाइट लाइट पास करता है, इसका 7 कलर अलग नहीं हो जाता, लेकिन प्रिज्म का अंदर अलग हो जाता, क्योंकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ऑपोजिट फेस आर पैरेलल, बट इन ए प्रिज्म ऑपोजिट फेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये जो 7 कलर चेंज हो जाता, लेकिन हम प्रिज्म का अभी भी बता देता हूँ। ये प्रिज्म का जो फिगर होता है, एक मोनोक्रोमेटिक वाइट लाइट जो पास करता है, इसे ऐसे पास करने पर याद करो, ऐसे डेल्टा 1 डेल्टा 2। ओके, ये हो गया, इससे जाता है। तो इससे ये आई याद दिलाओ, आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। लेकिन यहाँ एक लाइट एमर्ज हुआ, ये वाइट लाइट मान लिए, लेकिन यहाँ 7 लाइट ऐसे होगा। ओके, तो अब ये होता है डेविएशन हो जाएगा 7 लाइट। ओके, इसको इसका फिगर भी तुम थोड़ा याद रखना, जैसे इसका
इसका फिगर ये इसमें दे रखा है। जैसे वाइट लाइट गया, सबसे ज़्यादा बैंड हुआ, सबसे ज़्यादा कौन बैंड होगा, तब वीपी ग्योर वाउलेट, सबसे कम रेड, बिकॉज रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो व्हाट डू मीन बाय डिस्पर्सन, छोटा छोटा चीज लेकिन याद रखना पड़ेगा। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट passes through a prism into its 7 constituent colors is called dispersion। व्हाइट लाइट जब प्रिज्म का अंदर पास करेगा, वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर को माने भाग हो जाएगा, उससे कहा जाता है डिस्पर्सन। तब द बैंड ऑफ 7 कलर ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट passes through a prism is called spectrum. Okay, what is the cause of dispersion? The cause of dispersion of white light is that light of different wavelength travel with a different speed in a medium. ओके, एक मीडियम का अंदर जब लाइट पास करता, इसका जो 7 कलर सबका स्पीड अलग अलग हो जाता, इसीलिए वो डिस्पर्सन होता। लेकिन ये 7 कलर एयर और वैक्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट, एयर और वैक्यूम में कभी डिस्पर्सन नहीं हो पाता, क्योंकि बिकॉज ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन एयर और वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अच्छा, तब इसके बाद डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट ऑकर्स ओनली एट द फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म। जो प्रिज्म का अंदर, इसका ऊपर ध्यान देना, पहला सरफेस में जब ये टच किया वो 7 कलर हो गया, सेकंड सरफेस में नहीं। सेकंड सरफेस में ये, तब सेकंड सरफेस में ये रिफ्रैक्शन हुआ, सेकंड सरफेस में रिफ्रैक्शन हुआ। तो फर्स्ट सरफेस में ये भी इम्पोर्टेंट, इन ए प्रिज्म dispersion takes place in the first surface, refraction takes place in the second surface, भले deviation takes place in both surface, deviation refraction में होता, dispersion में भी होता। ओके, समझे? तो इसके बाद ये चीज थोड़ा ध्यान देना। ऐसे ये कलर का ये वाला न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट, जैसे रेड, ब्लू, येलो, ये 3 लाइट यहाँ आता है। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा देखूं। ये बीम कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ब्लू एंड येलो कलर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म ABC। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्टेड एंड द एमर्जेंट रेज। ओके, डायग्राम तो हम आराम से बना पाएंगे, तब इसीलिए इसी में खाली क्या खूबी है, ये रेड है, तब येलो इसका मार्जिन पे गया है, और ब्लू इसके साथ 90 डिग्री होके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट फॉर ब्लू कलर विल बी लेस देन 45 डिग्री। ब्लू कलर के लिए क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट ऑफ ब्लू कलर will be less than 45 degree since mu b will be greater than mu y. Okay, so light of blue color, यहीटा टिके बंद कर दें, दिखा टिके आगे कर दो। सो ये एक प्रिज्म दे कंसिस्टिंग ऑफ लाइट रे कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ब्लू एंड येलो कलर्स is incident normally on the face AB of an isosceles right angled prism, isosceles right angled prism, ये भी 45। ओके, तब जरूर इसी में येलो कलर का क्रिटिकल एंगल दिया 45। ओके, तब येलो कलर का क्रिटिकल एंगल 45, बट आई इज ऑल्सो 45, आई इक्वल टू C फॉर येलो कलर, फॉर येलो implies the yellow color will travel along the boundary AC, along the line AC। ओके, तो येलो कलर का काम खत्म। तब ये तो हम जानते हैं रेड कलर का क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि म्यू सबसे कम है। तब रेड कलर का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है, मतलब 45 से ज़्यादा है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 45 है। 45 से ज़्यादा रेड कलर का क्रिटिकल एंगल मीन्स फॉर रेड कलर
आई इज लेस देन सी, तब रेड कलर के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर। अच्छा, अभी देखेंगे हम लोग के पास वीबी ग्योर, तब येलो और ब्लू इन दोनों को कंपेयर किया जाए, तब येलो कलर का क्रिटिकल एंगल 45, ब्लू कलर का क्रिटिकल एंगल जरूर 45 से कम होगा, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, implies for blue color I is greater than C, for blue I is greater than C, so total internal reflection takes place। समझे? तब ये हो गया। देन ये भी आ सकता, थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद एक न्यू टाइप का न्यूमेरिकल, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 800 नैनोमीटर, लैम्डा इक्वल टू 800 नैनोमीटर। इसका नैनोमीटर और मीटर का बीच में रिलेशन तो पक्का याद रखना, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, implies lambda equal to 800 into 10 to the power -9 मीटर। तो अब दिया हुआ फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तब हम कहेंगे c इक्वल टू एफ लैम्डा। देखो इसका ऊपर c निकाल देंगे। ये बहुत इजी, लेकिन इसमें कंफ्यूज होना नहीं। तो इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, एक इनविजिबल स्पेक्ट्रम। 400 नैनोमीटर, 400 एंगस्ट्रॉम टू 800 एंगस्ट्रॉम। तो अब ये जो होता है विजिबल लाइट, 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर और 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, ये होता है विजिबल लाइट, इसको हम देख सकते हैं। तो अब इनविजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो ये जो होता है विजिबल लाइट वीबी ग्योर, वाउलेट एंड से एंड का लेफ्ट साइड से बियॉन्ड वाउलेट एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम जो स्पेक्ट्रम रहता है वो इनविजिबल स्पेक्ट्रम, मीन्स गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वाउलेट रेज। एक माने बियॉन्ड रेड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम जो स्पेक्ट्रम रहता है वो इनविजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। लकीली हम लोग का सिलेबस में ओनली अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड है। ओके, ये चीज़ याद रखना। तब ये सबका याद रखना, लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे हम लोग का वेवलेंथ तो बढ़ेगा, राइट से लेफ्ट आएंगे वेवलेंथ तो घटेगा, सबसे ना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है रेडियो वेव का, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है गामा रेज का व गामा रेडिएशन का। सबसे कम वेवलेंथ होता है गामा का, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का। ये हम याद रखेंगे। याद रखने पर सबका सोर्स हम देखेंगे, अल्ट्रा वायलेट का और विजिबल स्पेक्ट्रम सन से आता है, इंफ्रारेड भी सन होता है, अच्छा अल्ट्रा वायलेट भी सन होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस थोड़ा सा हम इसका प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, they all travel with the same speed of light, that is 3 into 10 to the 8 meter per second. They exhibit the properties of reflection and refraction. They are not deflected by electric or magnetic field. They are transports in nature, but sound wave is longitudinal in nature. Okay, तो इसके बाद हम देखेंगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम लोग का सिलेबस में है। अच्छा, दे आर द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का वेवलेंथ कम होने के कारण दे आर यूजुअली स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन अर्थ सरफेस। ओके, इसके साथ मिला के मैंने इंफ्रारेड भी बता देता हूँ। दे डोंट इजीली स्कैटर्ड इन द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, so these waves are radiation are generally used for photography during fog and mist. ओके, ये हो गया। तापर इसके बाद हम देखेंगे ये दे स्ट्रांगली अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बिकॉज दे आर केमिकली मोर एक्टिव देन विजिबल लाइट। फोटोग्राफिक प्लेट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन
इफेक्ट करता है। यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में हम देखेंगे। दे आर यूज इन फोटोग्राफी एट नाइट, बट दे इंफ्रारेड रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट नहीं करता। तो अब इसके बाद they produce fluorescence on striking a fluorescent skin like zinc sulfide screen, ultraviolet, infrared के बारे में हम देखेंगे वो फ्लोरेसेंस है या नहीं, इसका फ्लोरेसेंस का ऊपर कुछ है नहीं। ओके, अच्छा, देन इसके बाद हम देखेंगे सबसे बेहतर चीज, इम्पोर्टेंट चीज, एक होता है क्वार्ट्ज फिजिंग। अल्ट्रावायोलेट रेडिएशंस आर ऑब्जर्व्ड इन ग्लास फिजिंग, so they are ultraviolet test for ultraviolet radiation only takes place in quartz fizzing because they are not observed in quartz fizzing. Infrared radiations are not observed in rock salt fizzing but observed in glass fizzing. So infrared radiation are not tested in glass fizzing, rather they are tested in rock salt fizzing. तो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन का यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग एयर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर डिटेक्टिंग द प्यूरिटी ऑफ जेम्स, एग्स, घी एसेट्रा, फॉर प्रोड्यूसिंग विटामिन डी। तो अब विजिबल लाइट क्या होता है? विजिबल लाइट में तो 7 कलर होते हैं, इसको हम देखते हैं, इसका कोई प्रॉपर्टी है नहीं। तब इसके बाद ये होता है infrared radiations are used for signal during war, as they are not visible and they are not absorbed much in a medium. They are used in remote control of television and other gadgets. Okay, ये infrared radiation का खूबी होता है, प्रॉपर्टी ये हो गया। तो अब थोड़ा सा बच्चा मैं 2 मिनट के अंदर बता देता हूँ। What is scattering? The process of absorption and then reabsorption of light energy. खींच लो, छोड़ दो। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड इज बाय द मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल ऑब्जर्व कर लेगा, इसके बाद मैंने री एमिशन कर देता, उससे कहा जाता स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे बेहतर इंपॉर्टेंट ब्लू कलर ऑफ लाइट, पूरा हल्का ढंग से देखना है। वीबी ग्योर भाव, वीबी ग्योर लाइट का 2 एंड होता है। जैसे वीबी ग्योर में वीबी ग्योर एक ब्लू एंड, एक होता है रेड एंड। द रेड एंड ऑफ व्हाइट लाइट ड्यू टू इट्स लार्ज वेवलेंथ डायरेक्टली कम टू अस, बट द ब्लू एंड ऑफ व्हाइट लाइट ड्यू टू लेस वेवलेंथ scattered all across the sky. Blue end due to less wavelength scattered all across the sky. However, the red end due to large wave directly come to us. That's why the sun directly we see in front of us, sun and moon is seen red. However, the other side of the all across the sky appears blue. ये बहुत important question. So sunshine there is white color of sky at the noon. At the noon the sun is directly over our head, so we get light rays directly from the sun after traveling the shortest distance without much scattering. सारे लाइट हमारे पास आराम से पहुंच जाएंगे। सब कहेंगे भाई हम तो रास्ते में ज़्यादा स्कैटर हो नहीं पाए, सबका अवस्था संघातिक, कोई स्कैटर नहीं हो पाए, सब समान ढंग से आपके पास आ गए भाई, इसीलिए हमें व्हाइट लगता। सब तो समान है इसीलिए व्हाइट है। अच्छा, ब्लू कलर ऑफ स्काई तो बोल दिया, रेड कलर ऑफ सन एंड एट सनशाइन एंड सनसेट। एट सनशाइन एंड सनसेट द सन इज एट हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अस, सो all blue color of light can easily scattered except red color of light which due to large wavelength reaches directly to us. Then red color used as a danger signal due to its large wavelength. Okay, so spectrum chapter completed. In next class I will take the portion which are left. Okay, with this I remind